A very fine good evening to all the children. This is Priya Pathak. We are going to study our first chapter of biology, which is fundamental unit of life. So बेटा पहले स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर में टॉपिक्स जानेंगे कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है. एक्चुअली इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, कितना लेंथी ये चैप्टर है. पहले हम कुछ वो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, वो हम जान लेंगे, उसके बाद हम आगे इसकी फर्दर डिटेल को पढ़ेंगे. चलिए पहले हम कुछ टॉपिक्स जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है. फर्स्ट हमें पढ़नी है डेफिनेशन ऑफ द सेल, कि ये जो सेल है इतना क्या है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसमें ऐसा क्या है कि ये खुद में पूरा है. इसलिए हम सबसे पहले इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल. कौन थे वो जिसने सेल को डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल. सेल में कितने पार्ट्स होते हैं. नॉर्मल सी बात है वो सिंगल नहीं होगा, फर्दर उसमें कुछ और भी चीजें होंगी जो उसको इतने सारे फंक्शन करने में हेल्प कर रही होंगी. तो हम फिर उन कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद सेल के पार्ट्स में ही हमारा एक पार्ट आता है सेल ऑर्गेनेलीज. हमारे सेल में डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे. एक एक सेल ऑर्गेनेलीज के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, फंक्शन सब कुछ डिटेल में देखेंगे. एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है वो है सेल डिवीजन. फिर हम सेल डिवीजन कैसे होती है, दो सेल डिवीजन होती है हमारे जो सेल के अंदर, एक माइटोसिस और मियोसिस, कैसे होती हैं दोनों के बारे में पढ़ेंगे. दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी पढ़ेंगे. चलिए सेल, जब हम छोटे थे क्लास 7th 8th में, तब हमारी बुक ने एक डेफिनेशन दी थी सेल की, दैट इज सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्यों बोला, अब हम एक एक चीज पढ़ेंगे कि सेल की एक पूरी डेफिनेशन का एक एक वर्ड को मैं डिटेल में बताऊंगी कि उसको बेसिक क्यों बोला, स्ट्रक्चरल क्यों बोला एंड फंक्शनल क्यों बोला था. ये वो डेफिनेशन है जो आप पढ़ के आ चुके हैं. देखिए वेट अ मिनट, क्या थी डेफिनेशन बच्चों. बेसिक structural and functional unit of life. सेल को सबसे पहले बोला बेसिक. बेसिक क्यों बोला, क्योंकि देखिए जब हम एक इंडिविजुअल या कोई भी एनिमल, प्लांट, उसका एग्जिस्टेंस इस अर्थ पर आता है, तो हम सबसे पहले कोई जो चीज हमारी आती है, हमारे पार्ट की, बॉडी की, हमारे जहाँ से बनने की शुरुआत होती है, वो होती है सेल. इन अ फॉर्म ऑफ, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करें, जाइगोट में. वो जाइगोट फर्दर डिवाइड करता है, वो क्या बनाता है, एक सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल से मल्टीपल सेल बनते हैं. उसके बाद आपका टिश्यू बन जाता है, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, एंड देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, एंड लास्ट आपका ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाएगा. तो जो सबसे पहले हमारे यहाँ जब हम अर्थ पर आए, कोई एग्जिस्टेंस हमारी आई, तो क्या आया, एक सेल आया. इसलिए हमने सेल को बोला बेसिक. एंड देन स्ट्रक्चरल क्यों बोला, स्ट्रक्चरल बेटा इसलिए बोला, एक जब सेल था वो डिवाइड किया, फर्दर उसने टिश्यू बना, एंड देन ऑर्गन बना, उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बना. क्या हुआ, एक सेल ही रिस्पॉन्सिबल था ना आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए, कहीं और से तो हमें मिला नहीं. कैसे हुआ, जब वो सेल ने डिवीजन हुआ उसका, जब हम वो डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, उसके नंबर बढ़ गए, तब क्या हुआ, हमारी बॉडी की प्रॉपर शेप मिला, साइज मिला. इसलिए जो सेल को बोला स्ट्रक्चरल बोला. एंड देन फंक्शनल बेटा, देखिए अलग अलग जब ऑर्गन बनते हैं हमारी बॉडी में, सब ऑर्गन का अलग अलग सिस्टम होता है. जब ये ऑर्गन सेल डिवाइड करता है, ऑर्गन बन जाता है, तभी तो एक ऑर्गन अपना एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर पाता है. तो कहीं ना कहीं फंक्शन के लिए, स्ट्रक्चर के लिए और हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, तीनों चीजों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल था, एक सिंगल सेल जब आया तब हमारी ये तीनों चीज हो पाई. यूनिट,
यूनिट का मतलब नेक्स्ट आपका लास्ट वर्ड है यूनिट। यूनिट देखिए क्या होता है, एक वो चीज जो खुद में पूरी हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। देखिए उसमें क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल है लेकिन वो खुद में पूरा है। वो उस सिंगल सेल से हम रेस्पिरेशन भी उसी में होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, सभी जितने भी प्रोसेस है वो एक सिंगल सेल कैपेबल होता है परफॉर्म करने के लिए। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो खुद में पूरी है। उसी तरीके से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अलग अलग सेल का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, और वो डिफरेंट सेल कंबाइन होकर एक पूरी बॉडी को चलाते हैं, पूरी बॉडी के फंक्शन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। हमने पूरी डेफिनेशन को डिटेल में पढ़ा कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को क्यों बोला, ये डेफिनेशन का हमने एक एक वर्ड समझ लिया। नेक्स्ट हम आते हैं, अभी हमारा क्या लिखा था, अभी हमारा जो इस हम अभी हमें पढ़नी है डेफिनेशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। देखिए बिल्डिंग ब्लॉक्स आपकी बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है ब्रिक्स का। क्या करते हैं बेटा, जब हम वॉल बनाना शुरू करते हैं, हमारा पूरा रूम बनता है या पूरा हाउस बनता है, क्या होता है, ब्रिक्स होते हैं, उनको इन प्रॉपर वे में हम अरेंज करते हैं, एक सिंगल ब्रिक लगाते हैं और लगाते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स जब हम बढ़ाते हैं तुम्हारी क्या होती है, वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, जब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स एक प्रॉपर मैनर में अरेंज होते हैं, अपने फंक्शन को, अपने प्रॉपर एक एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद क्या होता है, प्रॉपर ह्यूमन लाइफ जो है मेंटेन हो पाती है। इसलिए ये जो लाइन लिखी है बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ लाइफ लिखी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल को क्यों बोला है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्या है, या नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल कैसे आया, किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया। फर्स्ट टाइम एक चीज आपको याद रखनी है, जब सेल डिस्कवर हुआ था ये नॉन लिविंग सेल था, लिविंग नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जो 1665 में सेल डिस्कवर हुआ है वो नॉन लिविंग सेल है। देखिए फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इन ईयर 1665 में, जो कि एक नॉन लिविंग था, आपको याद रखना है। कहाँ किया था डिस्कवर्ड बेटा, कॉर्क में देखा था उन्होंने। कॉर्क जो होती है उसको ऑब्जर्व किया था। कॉर्क क्या होती है बेटा, जो बार्क ऑफ ट्री होती है, जो आपका वुडी पार्ट होता है, वहां से हमारी कॉर्क ली जाती है। तब क्या किया था उन्होंने, वो कॉर्क को अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया था। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था उस कॉर्क को, उन्होंने क्या देखा कि जो कॉर्क का स्ट्रक्चर है वो काफी सिमिलर है हनी कॉम्ब जैसा। हनी कॉम्ब क्या होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको हम बोलते हैं हनी कॉम्ब। तो उन्होंने कंपेयर किया कि जो कॉर्क है वो काफी सिमिलर है हनीकॉम्ब जैसा। जैसे कि हनीकॉम्ब में कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे डिवीजन होते हैं रूम्स जैसे, उसी तरीके से हमारा कुछ सेल उनको माइक्रोस्कोप में दिखा। किसे दिखा, रॉबर्ट हुक को दिखा। नाम हमें याद रखना पड़ेगा, आगे और भी साइंटिस्ट के नेम आएंगे, थोड़े से टिपिकल होते हैं पर हो जाएंगे याद, आप एक दो बार पढ़ोगे हो जाएंगे। हाँ देखिए यही चीज लिखी है, कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। ट्री की जो बार्क होती वहां से हमारे कॉर्क को ऑब्टेन किया। उन्होंने क्या देखा, यही देखा कि जो कॉर्क का स्ट्रक्चर है सिमिलर है हनीकॉम्ब जैसा। जैसे हनीकॉम्ब में कंपार्टमेंट्स होते हैं ऐसे ही उसमें कंपार्टमेंट थे। हमने पढ़ लिया कि सेल की डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई। नेक्स्ट हम कुछ और भी चीजें थी और सेल थे, सेल के पार्ट्स थे, वो भी डिस्कवर हुए, हमें वो पढ़ने हैं, कैसे हुए, कब हुए, किसने किए। अब हम आइए उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैं भी क्लियर। ल्यूवेनहोक इन ईयर 1674। ऊपर मैंने आपको बताया था जो सेल डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, वो आपका नॉन लिविंग था। लेकिन लिविंग सेल कब हुआ था, 1674 में हुआ था। किसने किया था, ल्यूवेन हुक ने किया था। लिविंग सेल डिस्कवर्ड हुआ था जो पॉन्ड वाटर होता है वहां से उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया था, वो सेल हमारा डिस्कवर्ड हुआ था। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे आपका बस थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस। आपको ईयर याद रहे ना रहे बेटा, लेकिन आपको साइंटिस्ट के नेम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है।
तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आपका न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। एंड देन आ जाइए आपके पुरकेनजी, 1839 में इन्होंने आपका प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आपके दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी। आपकी दो थ्योरी आई थी, थ्योरी तो एक ही थी, बस एक आई थी, फिर दूसरे को दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया था, उसको एक्सपेंड कर दिया था, वही पढ़ेंगे। शील्डन एंड स्वान ने हमारी जो थी थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी जिसे हम बोलते हैं। क्या बताया था, उन्होंने बोला था कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं हमारे अर्थ पर, जिनकी एग्जिस्टेंस है, वो सभी किससे बने हैं, सेल से बने हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला था कि सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो ऊपर हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। एक लाइन आपको याद रखनी है, शील्डन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या बोला था, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जितने भी एग्जिस्टेंस में हमारे हैं, वो सभी सेल से बने हुए हैं और सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट एक और हमारे बायोलॉजिस्ट आए वेरको, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो सेल हैं, जो सेल नए बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो पुराने सेल थे उनकी वजह से बन रहे हैं। इन्होंने लाइन बोली थी, सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब कि नए सेल उन सेलों से बन रहे हैं जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। सेम वही चीज उन्होंने, कुछ नया नहीं बोला है, बस इतना बोला है, देखिए जब आपका एक आप सिंगल सेल थे, आपके उस सेल में डिवीजन हुई, तभी तो आपका नया सेल बना। यही चीज उन्होंने एग्जैक्ट बोल दी कि जो नए सेल हैं वो पुराने सेलों से अराइज होते हैं। तो आपकी उन्होंने एक लाइन दी, सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, किसने दी थी, विर्को ने दी थी। आपको नाम याद रखने पड़ेंगे साइंटिस्ट के। देखिए मैं एक बार नेम आपको रिकॉल कराती हूँ। फर्स्ट हमारा जो सेल की डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी, एंड देन नेक्स्ट आपका लिविंग सेल जो था वो आपका ल्यूवेन हुक ने डिस्कवर किया था। उसके बाद हमने पढ़ा रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। लास्ट हमने एक साइंटिस्ट के बारे में और पढ़ा, पुरकेनजी, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, आगे आपको बता दूंगी। एंड द नेक्स्ट हमने दो थ्योरी पढ़ी, शील्डन और श्वान की। उन्होंने क्या बोला कि जितने भी अर्थ पर प्लांट और एनिमल्स हैं वो सभी किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। इसी थ्योरी को विर्को ने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि जितने भी नए सेल हैं वो अराइज होते हैं पुराने सेल से। सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए बेटा, जब हम टॉपिक में पढ़ रहे थे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तब हमने पढ़ा था सेल के पार्ट्स के बारे में। तो वो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बेटा, एक पार्ट है सेल का। हम उसके याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, पार्ट है सेल का, ठीक है, पार्ट ऑफ सेल है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन लिखा है, इसका दूसरा नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, याद रखना सभी लोग। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप कुछ भी बुला सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए, जब हम किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं, हम उसके डीप जाने से पहले आउटर उसकी जो वॉल्स हैं, कवरिंग है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। इसी तरीके से हम जब सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उठाया। क्यों, क्योंकि ये आउटर कवरिंग होती है सेल की, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है। एंड देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एंड देन इलास्टिक होती है। देखिए इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वो क्या होती है, देखिए कोई आपकी कोई भी मटेरियल है, उसका एक प्रॉपर शेप है, हमने जब उसमें थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं, हल्का सा हमने कुछ भी किया, उसको पुल किया, पुश किया, हमने कैसे भी उसको फोर्स या प्रेशर अप्लाई किया, क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम प्रेशर को हटाते हैं वो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। बेटा देखिए, पहला हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है एंड देन थिन होती है, उसके बाद क्या पढ़ा, इलास्टिक होती है। इलास्टिक होती है इसी वजह से बेटा क्या होता है, वो एक शेप प्रोवाइड कराती है सेल को।
क्योंकि जितना भी कंटेंट उसके अंदर आता है, जितना भी फोर्स उसके अंदर लगता है, वो क्या होती है, वही शेप में आ जाती है। इसलिए हमने यहाँ से क्या पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन होता है कि वो शेप प्रोवाइड कराती है सेल को। एंड देन नेक्स्ट क्या, वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब कि वो अपने शेप को अकॉर्डिंग टू इट्स नीड चेंज कर लेती है। इसका एग्जाम्पल आप बहुत अच्छा पढ़ोगे अमीबा में। अमीबा क्या करता है, उसको जब नीड होती है फूड की, तो वो क्या करता है, फॉल्स फीड बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया। इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ हेल्प कर रही है, उसके फूड को एनगल्फ करने में, सेल को जो नीडेड मटेरियल है, उसका जो फूड है, उसको एनगल्फ करने में जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो हेल्प कर रही है। किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो अभी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 फीचर्स पढ़े। फर्स्ट क्या पढ़ा कि वो आउटर कवरिंग होती है, एंड देन वो थिन होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक होती है वो इसी वजह से क्या होती है, शेप प्रोवाइड कराती है सेल को। एंड देन वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होती है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हेल्प करती है फूड को एनगल्फ करने में। एंड देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये बनी किसकी होती है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स एंड देन लिपिड्स की बनी हुई होती है। इसमें ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है, इसकी ये बनी हुई होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेलिकेट होती है। डेलिकेट मतलब ये सॉफ्ट होती है, ठीक है, सॉफ्ट होती है। एंड देन नेक्स्ट आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। आगे आप जब फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें आपको उसमें पता चलेगा। अभी आप बस नाम याद रखिए क्योंकि हम फीचर्स पढ़ रहे हैं इसके, तो आप याद रखिए कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्यों होती है, क्या मतलब होता है सिलेक्टिवली परमिएबल का, नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं समझाती हूँ। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए अभी मैंने बताया था ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। आपका एक क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। वो इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल होती है क्योंकि वो अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या फिर जो सेल को जो नीड होती है जिस मटेरियल की, वो एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो सेल से एग्जिट होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो सिलेक्टिव होता है। इसलिए हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला सिलेक्टिवली परमिएबल। यही एग्जैक्ट आपकी लाइन लिखी है, इट अलाउज द एंट्री एंड exit of some selective material in and out of the cell। जो नीडेड मटेरियल होता है उसको अलाउ करती है सेल में एंटर होने के लिए, और जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेल से आउट कर देती है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए आउटर कवरिंग होती है, इसलिए आपको एक चीज पता है, जो आउटर कवरिंग होती है वो प्रोटेक्शन का फंक्शन कर ही रही होगी कहीं ना कहीं आपकी, क्योंकि अगर आपकी सेल को कुछ भी हार्म होता है बैक्टीरिया से, एनवायरमेंटल फैक्टर से, तो सबसे पहले कौन फेस करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फेस करेगी। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक प्रोटेक्शन का भी फंक्शन होता है। नेक्स्ट आपका क्या, होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द सेल। देखिए जितना भी आपका और चीजें हैं सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म होता है और सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, न्यूक्लियस होता है, कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही तो है, क्योंकि वो आउटर कवरिंग है। इसलिए क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जितना भी कंटेंट होता है सेल का उसको होल्ड करती है। ये 3 हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस पढ़ लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल अकर इन सेल मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, आपका मटेरियल वो अलाउ करती है सब्सटेंस को अंदर और बाहर करने में। लेकिन ये सब्सटेंस का एक्सचेंज होता कैसे है, किस प्रोसेस की हेल्प से होता है, और कौन सा सब्सटेंस कैसे जाता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो प्रोसेस हमें पढ़ना है वो है डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन देखिए बेटा क्या होता है, सबसे पहले एक चीज याद रखिए, डिफ्यूजन किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, वो गैस हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, इवन वाटर हो सकता है, मतलब लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन देखिए सिंपल, पहले मैं समझाती हूँ, कोई भी चीज है उसका अमाउंट एक जगह पे ज्यादा है, उसका कंसंट्रेशन, जो आपका टर्म है ये यूज होता है, उसका कंसंट्रेशन एक जगह पर ज्यादा है और दूसरी जगह पर वो चीज कम है, तो एक जगह पर ज्यादा होने की वजह से वो क्या करता है, मूव कर जाता है उस प्लेस से किधर, जहां उसका कंसंट्रेशन कम है। तो एग्जैक्ट इसी तरह के मूवमेंट ऑफ मटेरियल को बोलते हैं डिफ्यूजन। यही डेफिनेशन लिखी है, क्या लिखी है कि spontaneous movement of molecules from higher concentration to lower concentration, spontaneous movement of molecules from higher concentration to lower concentration is called diffusion। spontaneous movement जो होता है मटेरियल का, हायर मतलब जहां उसका अमाउंट ज्यादा है और लोअर मतलब जहां उसका अमाउंट कम है, इसी तरह से जब कोई पार्टिकल मूव करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन का रेट होता है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाए तो लिख देती हूँ। रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। क्यों होता है, इसका आंसर बहुत इजी है। जो गैसेस होती हैं बेटा, उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। क्यों दूर दूर होते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी वीक होता है, इसलिए क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर काफी इजीली मूव कर जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड हम अगर लिक्विड और सॉलिड की बात करें, उनके पार्ट लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैस, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से क्या होता है, लिक्विड भी मूव कर जाता है, लेकिन गैस का जो मूवमेंट का अमाउंट होता है, मतलब कि जो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की, वो ज्यादा जल्दी हो जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम जो घर में हमारा परफ्यूम वगैरह जो हम सब यूज करते हैं, क्या होता है, हम एक रूम में लगाते हैं, उसको स्प्रे करते हैं, उसकी स्मेल क्या होती है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है हमारे पूरे घर में। क्यों, क्योंकि जो हमने स्प्रेड किया वो गैस थी। गैस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो पार्टिकल के बीच में बहुत वीक होता है। लेकिन वहीं अगर हम सॉलिड्स की बात करें, तो सॉलिड के केस में कभी ऐसा हुआ है नहीं। क्यों, क्योंकि आपने खुद देखा होगा वो सॉलिड कितना स्ट्रॉन्ग टफ होता है, उसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट, अब ये डिफ्यूजन हमने पढ़ा, क्यों पढ़ा डिफ्यूजन, कहाँ जरूरत पड़ रही है हमारी बॉडी को ये डिफ्यूजन का प्रोसेस परफॉर्म करने की, अब ये पढ़ेंगे, ठीक है। डिफ्यूजन देखिए, हमें पता है हमारी बॉडी में नंबर ऑफ जो एक्टिविटीज हैं वो हो रही हैं, मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज हो रही हैं और इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं। क्या, रेस्पिरेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। ये सारी एक्टिविटीज जब होती हैं, क्या होता है, सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, कुछ सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, हार्मफुल गैसेस या फिर गैसेस कह सकते हैं, कई चीजें प्रोड्यूस होती हैं एज अ एंड प्रोडक्ट। उसी में हमारी एक चीज प्रोड्यूस होती है जब सेलुलर एक्टिविटी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बॉडी में क्या है, सेलुलर एक्टिविटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है या कह सकते हैं कंसंट्रेशन है, बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा और बाहर एनवायरनमेंट में कम हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी, तो एग्जैक्ट डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया। क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अंदर ज्यादा हो रहा था, तो क्या हुआ, डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी बॉडी से बाहर निकल गई। कैसे बाहर निकलती है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू निकलती है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहीं पर आपका क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस हमारी बॉडी में वर्क करता है। थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ देती हूँ आपकी कि क्या लिखा है, ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। जब हमारी बॉडी में सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द सेल इज हायर एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द सेल। जो कंसंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी के अंदर या कह सकते हैं सेल के अंदर, वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू आउटसाइड द सेल। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लीव द सेल थ्रू द डिफ्यूजन।
क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड? सेल को और फिर बॉडी को वो लीव कर देती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। ऑस्मोसिस। चलिए ये ट्रांसपोर्टेशन का फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस में बेटा हमको पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट पढ़ना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो ऑस्मोसिस है बेटा वो लिक्विड्स में होती है। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो डिफ्यूजन है वो तीनों सभी में हो जाता है, मॉलिक्यूल्स में, आयंस में, लेकिन जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो लिक्विड में होता है। तो हमें थोड़ा सा लिक्विड के बारे में या फिर कह सकते हैं सोल्यूशन के बारे में जानना पड़ेगा, तब हमें ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वर्ड आते ही हमारे दिमाग में आती है कोई ऐसी चीज जिसमें एक से ज्यादा चीज है। एग्जैक्टली यही होता है। सॉल्यूशन मिक्सचर होता है एक से ज्यादा चीजों का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अपने शुगर सॉल्यूशन, सबने अपने घर पे बनाया होगा। क्या करते हैं? वाटर लेते हैं, वाटर में थोड़ी सी शुगर ऐड कर देते हैं। क्या अब हम उसको अलग अलग नहीं बोलेंगे कि ये वाटर है या ये शुगर है, अब वो मिक्स हो गया तो हमने उसको क्या बोला? एक मिक्सचर बोल दिया। इसी मिक्सचर यही होता है सॉल्यूशन। एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ें तो हम लिखते हैं मिक्सचर ऑफ अ टू और मोर कंपोनेंट। अब मैम आपने मोर क्यों बोला? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सॉल्यूशन हमेशा दो ही चीजों का बनता है, दो से ज्यादा चीजें भी तो ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमने बोला मोर। अभी हमने क्या किया था? जब मिलाया था दो चीजें मिलाई थी, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे या फिर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा चीजें भी मिक्स करते हैं तो उसे भी हम मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या होते हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? देखिए ज्यादातर हम पढ़ते हैं कि जो कम अमाउंट में हम उस डिसॉल्व करते हैं, किसी में मिलाते हैं, वो सॉल्यूट होता है। जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। करेक्ट है पर हमेशा नहीं है, इसलिए जो करेक्ट है वो बताती हूँ क्या होता है। सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन, वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में घुल रहा है उसे बोलते हैं सॉल्यूट। जैसे क्या था आपका बेटा, वाटर में क्या था? आपकी शुगर क्या हो रही थी? घुल रही थी, डिसॉल्व हो रही थी, इसलिए हमने शुगर को क्या बोला? सॉल्यूट बोला। एंड देन नेक्स्ट आपका आ गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसमें घुल रही है। जैसे कि आपकी जो शुगर थी वो किसमें घुल रही थी? वाटर में घुल रही थी। तो शुगर क्या हो गई आपकी? देखिए बताती हूँ, लिख के बताती हूँ आपको, थोड़ा सा ज्यादा सही समझ आएगा। हमने क्या किया? शुगर सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। क्या क्या ले रहे हैं? शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? वाटर चाहिए। वाटर में क्या डालेंगे? प्लस शुगर डालेंगे। शुगर डालेंगे, क्या बन जाएगा? शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। शुगर सॉल्यूशन बन गया। ठीक है। तो ये वाटर क्या हो गया? वाटर में ही तो हमारी शुगर घुल रही थी, तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। एंड देन नेक्स्ट क्या घुल रहा था? हाँ ये कहेंगे कि शुगर का अमाउंट कम था, लेकिन ये हमेशा करेक्ट नहीं है। ठीक है। क्या घुल रही थी? शुगर घुल रही थी। तो क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूट हो जाएगा। और हमारा बन क्या गया? इसको वाटर थोड़ी बोलेंगे, नॉर्मल वाटर है नहीं, तो हम इसको वाटर तो नहीं बोलेंगे। तो क्या बना? हमारा सॉल्यूशन बन गया। तो ये हमारा पूरा क्या बन गया? मिक्सचर या सॉल्यूशन, आप कुछ भी बोले। तो ये क्या होता है? हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट तीन हम प्रोसेस के बारे में और पढ़ेंगे, या फिर सॉल्यूशंस के बारे में कह सकते हैं। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है। देखिए हाइपरटोनिक में ऐसे याद रखिए, थोड़ा शॉर्ट में समझाती हूँ। हाइपरटोनिक में क्या होता है? हाइपरटोनिक में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट का अमाउंट। ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू
सॉल्वेंट। एंड देन नेक्स्ट आता है आपका हाइपोटोनिक, इसका जस्ट अपोजिट होता है कि इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। जो हमने शुगर सॉल्यूशन अभी पढ़ा था वो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट कम होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि दोनों का जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। अभी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ डिटेल, अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल भी मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सेल, देखिए जब हमारा वाटर का मूवमेंट होता है विद इन द सेल, सिर्फ सेल के सराउंडिंग में जब हमारा वाटर जो है मूव करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोस्मोसिस। जब वही वाटर जब हमारा मूव करता है आसपास के सराउंडिंग में, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। एंड देन नेक्स्ट हमें एक और टॉपिक पढ़ना है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, श्रिंक हो जाना किसी भी सेल का ड्यू टू एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस की वजह से, एंडोस्मोसिस अगर कोई प्रोसेस हो रहा है उस वजह से जब क्या होता है, हमारा जो सेल है वो श्रिंक हो जाए, श्रिंकेज ऑफ सेल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। हमने तीनों प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया, एंडोस्मोसिस पढ़ा, एक्सोस्मोसिस पढ़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा बाइंड अप कर लें कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमें टॉपिक क्या क्या कवर करने हैं, एंड देन नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कैसे डिस्कवर किया था सेल, वो पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारा जो लिविंग सेल था वो ल्यूविन हुक ने डिस्कवर किया। एंड देन नेक्स्ट हमने पढ़ा कि रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे ने न्यूक्लियर डिस्कवर किया था। उसके बाद हमने पढ़ा पुरकेनजी जो थे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। उसके बाद में हमने दो थ्योरी पढ़ी थी, शील्डन और श्वान की, उनने कुछ लाइंस थी। एंड देन नेक्स्ट हमने विर्को की थ्योरी में के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था, पार्ट्स ऑफ सेल था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन पढ़े थे। एंड देन नेक्स्ट उसके बारे में हमने डिफ्यूजन पढ़ा था। एंड देन नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि ये जो डिफ्यूजन क्यों पढ़ा था, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला था ना कि वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, तो वो एक्सचेंज आखिर हो कैसे रहा है, मटेरियल का दो प्रोसेस के थ्रू हो रहा था, डिफ्यूजन और तुम्हारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।